तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग को बताए थे कि विद्युतधारा है क्या, विद्युतधारा कौन सी राशि है, इसका मात्रक क्या है, 1 एम्पियर का मान कितना होता है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज बताए थे कि यदि किसी चालक तार में विद्युतधारा प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में कौन सा बल लगता है। तो सबसे पहले आप लोग को नॉलेज में आ गया होगा, पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे, क्योंकि थोड़ा सा पिछले वीडियो में लाइट का दिक्कत था, लेकिन इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हम आप लोग को बताए थे विद्युतधारा के बारे में कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये आप लोग के लिए दूसरा वीडियो है, लेक्चर 2 का है, तो इसको आप लोग उसका नेक्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा हम बैक होते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोग जानिए कि विद्युतधारा कहते किसे, याद करते हुए चलिएगा। यदि आपसे कोई पूछा कि विद्युतधारा किसे कहते हैं तो एक लाइन का परिभाषा बोलो, कि बस एक लाइन का बोलना है कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युतधारा कहते हैं। इतना बात याद रखना है कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युतधारा कहते हैं। एक परिभाषा आप लोग को याद हो गया है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युतधारा किसे कहते हैं, एक लाइन का परिभाषा बोलिए, क्या बोलेगा कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा परिभाषा आप क्या बोलेगा कि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, इतना बात याद हो गया, किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित विद्युत आवेश के परिमाण को ही क्या कहते हैं हुआ, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इतना बात आप लोग को हम कल पिछले क्लास में बताए थे। ठीक, इसको सूचित किससे करते हैं बाबा, आई से। इसको सूचित किससे करते हैं बाबा, आई से। आई का मात्रक क्या हो गया, विद्युतधारा का मात्रक क्या हुआ दोस्तों, एम्पियर। विद्युतधारा का मात्रक क्या दोस्तों, एम्पियर। विद्युतधारा का मात्रक है एम्पियर, है ना, जिसे हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं, है ना। विद्युतधारा का मात्रक है एम्पियर, जिसे हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। ठीक, उसके बाद हम आपको बताए हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर का मान कितना होता है, 1 एम्पियर का मान कितना होता है, तो हमको पता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर का मान होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। यदि आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि 1 एम्पियर का मान कितना होता है, तो 1 कूलम प्रति सेकेंड। हाँ, यदि आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर कहते किसे हैं, 1 एम्पियर का परिभाषा क्या है, तो एक लाइन में परिभाषा बोलोगे दोस्तों कि यदि किसी चालक तार में, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि किसी धात्विक चालक तार में, यदि आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, एक लाइन में परिभाषा बोलना है, क्या बोलोगे, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, किसी भी चालक तार में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो इसी प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। ये पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे, बस एक ही बात दिमाग में रखना है। अच्छा हाँ, एक चीज और हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, एक लाइन में बोलिए अदिश राशि। विद्युतधारा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि हम आपको बता दिए थे, है ना, पिछले वीडियो में, कि अदिश राशि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके परिमाण में कोई बदलाव नहीं आता है, दिशा बदलता है, जो चिन्ह दिखाया था वो सिर्फ दिशा को दिखाता है, इसके परिमाण में कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए कौन सी राशि है, अदिश राशि। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे बीमीय सूत्र निकालना। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि विद्युतधारा का बीमीय सूत्र क्या है, देखिए बड़ा इंपोर्टेंट चीज है। अब आपको भी नहीं पता है, आप रट के बैठ लिए हैं, या आपको नहीं नॉलेज है, हमको भी नहीं नॉलेज है, ना आपको पता है ना हमको पता है, फिर भी निकालने की कोशिश करते हैं फार्मूला से, सीखिएगा दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युतधारा का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो फार्मूला लिखिए, नहीं आता है फार्मूला लिखो। देखो फार्मूला होता है I बराबर Q/T, ये फार्मूला होता है दोस्तों। विद्युतधारा का फार्मूला होता है I बराबर Q/T। ठीक, अब देखो इसको कन्वर्ट करो बीमीय सूत्र में, कैसे कन्वर्ट करते हैं सीखना, नहीं समझ में आए मोबाइल में ही बोलना, ठीक है। क्यू का देखो, क्यू मतलब हुआ दोस्तों आवेश बटे समय, समझते जाओ पूरा। क्यू का मतलब हुआ आवेश, टी का मतलब हुआ समय। अब देखो आवेश का बीमीय सूत्र आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं,
कि आवेश का बीमीय सूत्र होता है दोस्तों AT। कैपिटल देना है, बीमीय सूत्र में कभी भी लिखिए कैपिटल लेटर में लिखिए, स्मॉल लेटर में AT, ठीक ना। अच्छा समय, तो समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, हुआ T। अब देखिए ये T से T कैंसिल हो गया, हट गया, तब T से T हट गया तो सिर्फ क्या बच गया, A। T से T हट गया, सिर्फ देखिए बीमीय सूत्र का एक नियम आप समझिए, काटिए नहीं, काटिए नहीं। बीमीय सूत्र का नियम कहता है कि जो देखिए T से T आपको मालूम है कट गया, तो आपको नहीं लिखना है या तो मत लिखिए। सीधे यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा का बीमीय सूत्र क्या होता है या इसका बीमीय मात्रा क्या है, तो A। जहां विद्युत धारा का बीमीय सूत्र का जिक्र होगा सीधा आप A दीजिए, या आपको पूरा नॉलेज देना है तो आप A और T पर पावर 0 कर दीजिए, नहीं लिखना है A T पर पावर 0, है ना। तो A T पर पावर 0 नहीं बोलते, तो आपको समझाने के लिए सीधे बोलिए A T 0, ठीक। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा का भाई बताओ बीमीय नाम क्या है, बीमीय मात्रा क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, तो आप सीधा बोल सकते हैं A, ठीक है। A कहां से आपको समझ में आ गया, क्योंकि विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। अब आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT, आप लोग को पता है, और समय का बीमीय सूत्र होता है T, ठीक। T से T कैंसिल हो गया, बच गया A, या आपको कैंसिल नहीं करना है तो सीधा AT पर पावर 0 या AT 0, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो ये चीज सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम आपको ये आप लोग नोट करते भी चलिएगा, क्योंकि ये हर जगह आपको नहीं मिलता है, सीधा किताब खुलेगा तो सीधा वहां पर A लिखा होता है। कैसे होता था आप लोग भी नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आप खुद से किसी भी चीज का, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं, है ना, आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए अब आप लोग को हम आगे बताते हैं दोस्तों। आज बताएंगे कि किसी भी चालक तार में, कोई भी तार हो, है ना, उसमें करंट का प्रवाह कैसे होता है ना। तो आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, उसको समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला चीज समझिएगा कि कोई भी चालक तार हो, कोई भी चालक तार, ये दिमाग में बैठा कर चलो कि जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें नॉलेज सबसे बड़ा चीज है। इस चैप्टर में नॉलेज ही सब कुछ है दोस्तों। यहां आप इसको डायरेक्ट नहीं याद कर सकते हो, याद कर लिए समझ में कुछ नहीं आएगा, तो याद करने की अपेक्षा समझने की कोशिश करना, इस बात पर ध्यान देना। मान लीजिए कि कोई चालक तार है, तो सबसे पहले तार के रूप में सर कौन सा तार है, देखो यहाँ हर पॉइंट क्वेश्चन है। मान लीजिए हम बोले कि किसी चालक तार में आप कोई किताब पलट रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, किताब खुली लिखा हुआ है किसी चालक तार, अब दिमाग में किसी चालक तार में कौन सा तार बोले, तो दिमाग में याद रखना है कि जब भी चालक तार का नाम बोला जाए तो ये दिमाग में रखे। कोई आपसे पूछ दिया, कोई आपसे नॉलेज के लिए पूछ दिया, अच्छा बताओ चालक तार लेना है तो तार के रूप में क्या ले, धातु ले के धातु ले, सबसे पहला क्वेश्चन। ये नॉलेज हो दोस्तों, ये नॉलेज है, विषय नॉलेज है। यदि आपसे कोई पूछा कि लिखा हुआ है सवाल में कि किसी चालक तार, समझो किसी चालक तार लिखा हुआ, अब आपसे कोई पूछे चालक तार है तो बताओ चालक तार के रूप में हम लोग लेंगे धातु का चालक तार लेंगे या धातु का लेंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग बहुत सारे बुक में देखते होंगे दोस्तों, आप बहुत सारे बुक में देखते होंगे कि वहां पर लिखा रहता है, जानते हो क्या लिखा होता है, धात्विक चालक तार लिखा होता है, धात्विक चालक तार। क्योंकि आपको पता है कि अधातु के तार में, अधात्विक तार में कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। कब तक प्रवाहित नहीं होगा, जब तक उस अधात्विक तार को, अधात्विक चालक को पूर्ण रूप से धात्विक में कन्वर्ट ना किया जाए। तो इसीलिए बहुत सारी किताबों में किसी चालक तार के बदले लिखा रहता है धात्विक चालक तार। अर्थात जब भी चालक तार का बोला जाए तो आपके दिमाग में यह बात रहना चाहिए कि वहां पर हम लोग धात्विक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चालक का मतलब यहां पर धात्विक चालक के रूप में, धातु के रूप में आप लोग को तो पता ही है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े
कि धातु के रूप में हम लोग लोहा ले लिए, है ना, या फिर लोहा तो बहुत कम तार का इस्तेमाल करते हैं, तांबा ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए। प्रारंभिक समय में बहुत पहले हम लोग सुनते थे, ऐसा कभी यूज तो आप लोग नहीं किए होंगे ना, हम लोग करते हैं, लेकिन किताब के माध्यम से मालूम होता है कि चांदी के तार का भी इस्तेमाल होता था। क्योंकि आपको पता है कि सभी धातु में, ये चैप्टर में जानिए सबसे इंपोर्टेंट चीज कि सभी धातु में सबसे अधिक सुचालक यदि कोई धातु होता है तो आपको पता है कौन होता है, चांदी। सबसे सुचालक, यदि आप पढ़ रहे चैप्टर तो आपसे पूछे सबसे सुचालक धातु कौन है, धातु कौन है, तो दिमाग में याद रखना है चांदी। सबसे सुचालक धातु चांदी। उसके बाद तो लाइन लगा हुआ है, अभी हम लोग के मॉडर्न जमाने में तांबा चल रहा है, और उसके बाद जानते करते हुए एल्युमिनियम है, फिर बहुत सारा है। लेकिन जानिए दोस्तों कि ये तो हम लोग जान लिए कि किसी भी चालक तार, यदि चालक तार बोला जाए तो वहां पर हम लोग का इस्तेमाल होता है धात्विक के रूप में। अब इसमें एक और टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, वो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है कि आखिर किसी भी चालक तार में, कोई भी चालक तार हो, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किस रूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये समझने का चीज है दोस्तों। कि मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, लिखा रहता है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये हम लोग जानेंगे कि किसी भी चालक तार में जब करंट प्रवाहित हो रहा है दोस्तों तो कैसे हो रहा है। आखिर ठोस में, द्रव में, गैस में, है ना, हम लोग जानते हैं कि करंट सब जगह प्रवाहित होता है दोस्तों, ये हम लोग को पता है कि करंट सभी जगह प्रवाहित होता है। लेकिन ये भी जानना आप लोग को है कि ठोस में कैसे करंट प्रवाहित हो रहा है, द्रव में, गैस में कौन कौन सा करंट किस रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं ठोस में। ठोस में जो करंट प्रवाहित होता है दोस्तों वह फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। मतलब देखो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों कि हम लोग तार बोलते हैं, ये सब लोग जानते हैं, करंट प्रवाहित होता है। अब सवाल आया, कोई आपसे पूछे कि बउआ करंट प्रवाहित होता है, ये सब तो पता है, लेकिन ठोस में कैसे होगा, द्रव में कैसे होगा, गैस में किस रूप में होगा, तो ये सबसे पहले अलग अलग जानिए। ठोस में, द्रव में और गैस में, ये तीनों रूपों में करंट किस किस रूप में प्रवाहित होता है, तो दिमाग में याद रखिएगा। ठोस में जो करंट प्रवाहित होता है दोस्तों वह फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में। मतलब ठोस का मतलब क्या हुआ, यहां जो आपको बताए थे कि धात्विक चालक, ध्यान से मेरी बात सुनना, जितना भी धातु है, मतलब धातु ठोस होता है, आप लोग पढ़े ना, धातु ठोस होता है, तो जितना भी, सभी धातु ठोस नहीं होता है, लेकिन हाँ हम लोग शर्त के रूप में पढ़ते हैं धातु में ठोस होता है, तो जितना भी ठोस धातु है दोस्तों, है ना, जितना भी ठोस धातु है सब में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह किस रूप में होता है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग एक टॉपिक समझ गए दोस्तों। पहला चीज आप क्या समझे, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहला चीज जाना, ये हम लोग को पता है, समझने का चीज, समझना पड़े, हम लोग को पता है कि करंट प्रवाहित होता है, ये हम लोग को पता है कि करंट क्या होता है, प्रवाहित होता है। लेकिन कौन कौन में करंट प्रवाहित होता है, यदि आपसे पूछे क्या ठोस में करंट प्रवाहित होता है तो सर क्या बोलेंगे, हाँ। ठोस में करंट प्रवाहित होता है सर क्या बोलेंगे, हाँ। यदि आपसे पूछे कि द्रव में करंट प्रवाहित होता है क्या बोलेंगे, हाँ। और कोई पूछे गैस में करंट प्रवाहित होता है क्या बोलेंगे, हाँ। तीनों में करंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ ठोसे में प्रवाहित होता है, द्रव में और गैस में प्रवाहित नहीं होता। तो नहीं सोचो, यदि कोई तार, मान लो कोई तार है और तार कोई आदमी मान लो कि नदी में स्नान कर, तुम लोग भी जानते करते हो लॉकडाउन चल रहा है, कहां कहां तालाब में नाले में गिरते चलते हुए पता नहीं है। मान लीजिए कि कोई आदमी नहा रहा है किसी तालाब में और ऊपर से वो तार गया हुआ है, यदि वह तार टूट के गिर जाए नीचे, यदि वह तार टूट के नीचे गिर जाए तब बताओ, और उसमें करंट रहे, अब वो तार टूटा और नीचे गिरा, खुद सोच के बताओ, जो आदमी पानी में नहा रहा है और सीधे जो तार था वो तालाब में गिरा है, तो क्या आदमी करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि उस तार में करंट है दोस्तों तो 100% आपको पता है कि पूरे पानी में करंट प्रवाहित हो जाएगा, पूरे पानी में करंट प्रवाह, अर्थात द्रव में भी करंट का प्रवाह होता है। अच्छा खुद सोचो, थोड़ा सोचो, कभी जाते हो कि अर्थिंग में, बहुत सारे जानते करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अर्थिंग में तार बांध देते हैं,
जैसे ही खाली पैर गए तुरंत आपको करंट मार दिया। किसकी वजह से? लोग ये कहते हैं दोस्तों कि चापाकल में करंट था और करंट मतलब आप अर्थिंग बांधी मारा, लेकिन वहां वजह कौन था? पानी। आप खुद सोचिए दोस्तों, यदि मान लीजिए सूखा चापाकल रहता, हम लोग जो आजकल नहीं जो अशुद्ध धातु का लोहा का जो हम लोग चापाकल यूज करते हैं घर में यूज होने वाला चापाकल, वो जानते हैं उसमें मिट्टी की मात्रा, सॉइल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, बालू की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें सिलिका ज्यादा होता है दोस्तों। अब आप बताइए, यदि वो चापाकल बिल्कुल सूखा हुआ है, कभी उसका उपयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल पानी खत्म हो चुका है, और उस चापाकल में आप अर्थिंग बांध दीजिएगा, तो आप खुद सोचिए कि अर्थिंग बांधने के बाद क्या जितना करंट आपके घर वाले चापाकल में लगा था उतना करंट क्या उसमें लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चापाकल में हम लोग इसलिए बांधते हैं क्योंकि चापाकल में पानी का स्रोत है। इस चीज को समझो कि चापाकल भले है, ठोस है, लेकिन वहां वजह कौन है? पानी है ना, पानी वजह है। तो एक बात आपके दिमाग क्लियर होना चाहिए। देखो, सब लोग यही पढ़ता है, कोई आपसे कोई पूछे इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि खाली हाँ रख लिए कि ठोस में करंट प्रवाहित होता है, हाँ, द्रव में करंट प्रवाहित होता है, हाँ, गैस में करंट प्रवाहित होता है, हाँ, ये रचने का चीज नहीं। समझो कि हाँ, कोई भी एल्युमिनियम है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, इन सब में करंट प्रवाहित होता है। किस रूप में होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में करंट प्रवाहित होता है दोस्तों, है ना, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस में प्रवाहित होता है दोस्तों। द्रव में आइए, द्रव में तो क्या होता है? आयन, आयन होता है। पूछो कैसे होता है? अब मोबाइल पर तो पूछेगा नहीं, यहीं से खाली सुनो। द्रव में भी करंट का प्रवाह होता है ना, द्रव में भी करंट का प्रवाह होता है, लेकिन आयन के रूप में। आयन मतलब या तो धन आयन, या तो धन आयन या ऋण आयन, ऋण आयन, दोनों आयन के रूप में, या तो धन आयन या ऋण आयन के रूप में प्रवाहित होता है द्रव। अब गैस में जानते हो दोनों सिस्टम है, गैस दोनों के लिए लागू होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और उसमें आयन भी है, दोनों के लिए। तो तीन चीज आपको याद हो गया, एक बार फिर से समझिएगा। सबसे पहले यदि आपसे पूछे कि क्या ठोस में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो आंसर मिलता है हाँ। किस रूप में? फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में। दूसरा चीज, यदि आपसे पूछे कि क्या द्रव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, मतलब धारा प्रवाहित होता है, तो आंसर मिलता है हाँ। किस रूप में? धन आयन या ऋण आयन के रूप में। यहां तक ठीक है। तीसरा कि क्या गैस में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, तो बिल्कुल हाँ। किस रूप में? तो या तो आयन के रूप में या फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में। इसमें दोनों बातें लागू होती है दोस्तों, है ना, क्योंकि सभी गैस का संरचना अलग अलग होता है। कोई गैस ज्यादा भारी होता है, कोई गैस बहुत हल्का होता है, किसी गैस में द्रव की मात्रा भी आंशिक रूप से पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती है, कोई बहुत ज्यादा शुष्क गैस होता है, कोई कम शुष्क गैस होता है, तो कई गैसों का अलग अलग नेचर है, इसलिए गैसों के बारे में कुछ कहा जाता है दोस्तों। अब जानिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ठोस, ये दोनों तो आप सीख गए। अब जानिए ठोस के बारे में दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का चीज है ना। अब इसके बाद हम लोग को जो फार्मूला बताए थे, विद्युत I बराबर NE/T और I बराबर Q/T, उस पर आप लोग को न्यूमेरिकल बताना शुरू करेंगे। लेकिन पहले ये टॉपिक आप अच्छे समझ लीजिए कि आखिर विद्युत धारा प्रवाहित ठोस में होता है, लेकिन होता कैसे है। अब ध्यान से खाली समझना कि ठोस में करंट का प्रवाह कैसे होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे दोस्तों कि कोई लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, तांबा है, कोई भी तार है, प्रत्येक धातु में, प्रत्येक धात्विक चालक में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। सबसे पहला चीज आगे यहां सीखिएगा, किसी भी धात्विक चालक में यदि आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है, तो आंसर मिलता है 2, है ना। पहला होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है संबद्ध इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, ध्यान समझना है खाली दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे कि किसी भी धात्विक चालक में कितने प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है, तो आंसर क्या बोलेगा? 2। पहला क्या बोलोगे दोस्तों? पहला बोलोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला चीज आप सीखें कि यदि आपसे कोई पूछा कि क्या ठोस में, देखो इस बात को समझो, यदि आपसे कोई पूछा कि क्या ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो आंसर क्या बोलेंगे? हाँ। दूसरा चीज कि क्या ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन किस रूप से होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। मतलब कि किसी भी धात्विक चालक में कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव के रूप में कि बताओ धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या विद्युत आवेश का प्रवाह कौन करता है, किस रूप से होता है, तो आंसर मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। लेकिन सवाल आया कैसे, इस चीज को समझो, ये डिटेल है, आपको समझना है कि आखिर फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हम कैसे करेंगे। आप हम नहीं मानते, मान लीजिए आप कहिएगा कि सर जी आप बता दिए फ्री इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं गलत है, हम प्रूव कीजिएगा ना कि आखिर किसी भी ठोस में, यहाँ देखो ठोस बोलने का मतलब क्या है? अब कहोगे ठोस मतलब सर जी पत्थर, नहीं। ठोस मतलब सूखा हुआ लकड़ी, वो भी तो ठोस है, नहीं। यहाँ जो हम ठोस बोल रहे हैं इसका मतलब होता है धात्विक चालक। दिमाग में रखना, इन एक सर जी बोले थे ठोस में, बड़ा लिए ठोस में, कोई बोला पत्थर, कहोगे जी सर, नहीं। ठोस का मतलब होता है क्या? धात्विक चालक। दिमाग में रखो, ठोस का मतलब होता है धात्विक चालक। अब लगता है कुछ कुछ बुझा होगा, मोबाइले पर बुझा होगा, ठीक ना? नहीं, तो ठोस का मतलब होता है धात्विक चालक, ठीक ना? ये नहीं कि कोई ठोस बोले तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अच्छा तुम्हारा टीचर बताया है, बताओ कि ठोस में करंट प्रवाहित होता है, तो बताओ हम कहते हैं पत्थर में करंट प्रवाहित होगा। हम कहेंगे सूखी हुई लकड़ी, क्या उसमें करंट प्रवाहित होगा? तुरंत कह दोगे नहीं सर जी, कहोगे सर जी गलत पढ़ाए थे, नहीं। याद रखना है, ठोस बोला जाए वहां पर धात्विक चालक जिसमें करंट का प्रवाह आसानी से होता है। अब लेकिन वो सोचने वाला चीज है दोस्तों, देखो सोचो नहीं, थोड़ा सोचो, रिलैक्स होकर के ये चीज सीख गए कि ठोस में करंट का प्रवाह होता है, क्योंकि हम लोग पढ़िए रहे करंट, ठीक ना? हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, ये चीज सीख गए कि करंट सब में प्रवाहित होता है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो और गैस हो। लेकिन अब पहला टॉपिक है ठोस, जान लेते हैं ठोस के बारे में। ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन अब सवाल है दोस्तों कि ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह किस रूप से होता है दोस्तों, ठीक ना? तो आंसर मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। लेकिन सवाल है कैसे, हम कैसे प्रूव करें कि फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता होगा? सर आप कैसे कर सकते हैं? यदि हमसे कोई पूछ दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों प्रवाहित होता है, आखिर वो द्रव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्यों नहीं होता है, तब क्या आंसर देंगे? समझिएगा और ध्यान सुनना। देखो जो ठोस होता है वो, जो ठोस होता है अर्थात जो धातु होता है, तो धातु में या जो जितना भी प्रकार का धातु है सबके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लो, क्लास में पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, इंपॉर्टेंट हर जगह वही टॉपिक रहेगा, ठीक ना? समझने से मतलब रखो। यहाँ एक चीज समझो, यदि कोई तुमसे कहा कि भाई धातु में करंट का प्रवाह कैसे होता है, तो ये तो आप बोल दीजिएगा कि किसी भी धातु में करंट का जो प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तब आप खड़े फिजिक्स पढ़ने वाले, बोल दो हाथ होने पर, ठीक ना? अब सवाल आया कि आप फिजिक्स पढ़ने खड़े, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कोई पूछ दिया कैसे, या तो सबसे खराब चीज होता है कैसे, अब उसका पूरा आंसर देना पड़ता है कैसे। फिर भी जानो कि कोई भी जो धातु होता है हुआ, धातु में इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है यह निर्भर करता है उसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर। यह बात दिमाग में रखना। फिर सवाल आता है
कैसे, ये तो कुछ भी करोगे, समझना क्लियर से बता रहे। ये आप लोग पढ़े होंगे, धातु धातु एक टॉपिक आता है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, तो वहां आप लोग चीज पढ़े होंगे कि जितने प्रकार का धातु होता है दोस्तों, सबके अंतिम कक्षा में, अच्छा तुम ही लोग बताओ, है ना, मने मन बोलना या कमेंट में भेजना, है ना, कि किसी भी धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम सब लोग कमेंट चेक करेंगे, किसी भी धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब थोड़ा सोचो, पहले सोचो कि कोई भी धातु है, धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, या हो सकता है। अब तुम लोग का आंसर देने से रहा, मेरा आंसर सुनो, है ना, किसी भी धातु के अंतिम कक्षा में या तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जहां भी बोले हम लोग धातु, ये समझ जाओ कि धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2 या 3, और धातु में कितना होता है, 5, 6 या 7। तो चूंकि हम लोग अभी धातु के बारे में पढ़े, तो धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब ये समझो, प्रत्येक तत्व चाहता है, वो ध्यान से मेरी बात समझना, मेरी बात को ध्यान समझेगा। प्रत्येक तत्व चाहता है ना, प्रत्येक तत्व चाहता है अस्थायी बने। हर धातु चाहता है कि अस्थायी बने, हर तत्व चाहता है अस्थायी बने। अब हमारा एक चीज सीखेगा तुम, हर तत्व, हर धातु, हर पदार्थ चाहता है, कोई भी तत्व, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि हर पदार्थ चाहता है रासायनिक अभिक्रिया करना। क्यों करना चाहता है? ताकि रासायनिक अभिक्रिया करके वो बन जाएगा क्या, अस्थायी। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि कोई भी धातु अस्थायी कैसे बनता है, हम आपको एक बड़ा अच्छा चीज समझाएंगे। ऐसा सीखोगे कभी भूल नहीं सकते, कोई कितना पूछे। देखा है, मान लीजिए हम एक धातु लेते हैं, कोई धातु लीजिए, मान लीजिए सोडियम लिए, एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए, सोडियम लिए। समझिएगा हम क्या समझा रहे हैं, पता चल रहा है, हम ये समझा रहे हैं कि किसी भी धात्विक चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आया, आखिर फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों गमन करता है, ये टॉपिक समझा रहे हैं। तो समझिएगा कि मान लीजिए हम एक पदार्थ लिए सोडियम, फिर छोटा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेते हैं, आसान सा तत्व है इसलिए और भी ले सकते हैं, लेकिन एक आसानी समझोगे पूरा समझ में आएगा। सोडियम, आप लोग को बंधन बनाने आता होगा, ऐसा तो लोग पढ़े ही होंगे, आप लोग ऐसा तो पढ़े ही होंगे। ये हो गया नाभिक, ये हम बनाए परमाणु की कक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, ये बहुत कम लोग समझ पाएगा, ध्यान समझना। ये परमाणु की कक्षा बने, ये बन गया नाभिक। अब देखो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू रे, 11। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। हम ये बता रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहां से, समझना खाली। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू रे, 11। अब आपको पता है, बताओ जल्दी से, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, बोल ही दो ना, नहीं बोलो। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बउआ, 2। ठीक, अब दूसरे कक्षा में या तो ही क्या होगा कि पहले कक्षा में 2 तो दूसरे कक्षा में 8, दे दो 8। 8 देखो बउआ, तुम अब खुद सीख गए। चाहिए कितना बाबू, बोलो ना, चाहिए कितना, 11। अब 11 चाहिए, तुमको भी क्या चाहिए बाबा, 11, हमको भी क्या चाहिए, 11, अर्थात हम दोनों को 11 चाहिए, पूरा करना है। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाबा, 2, यहां तक समझ गया। दूसरे कक्षा में 8, ठीक, 8 2 10। इतना बड़ा कक्षा है बाबा, हमारी बात को देखो, खाली बस कक्षा को समझते जाए। इतना बड़ा कक्षा है, इतना बड़ा सेल है, लेकिन देखो मात्र क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, 1। 8 2 10 बचा जो डाल दिए 1। अब तुम ही बताओ, भगवान बुद्धि तो दिया होगा, सद्बुद्धि के साथ, ठीक ना, कि 8 2 10 इतना घर है, इसमें होता है 18, पता ही है, तीसरे कक्षा में 18 होता है। अब तुम बताओ सोच करके,
ताकि दिमाग का आधा खाली होगा, ठीक ना, लॉकडाउन में सब बंद हो गया होगा, ठीक ना, फिर भी सोचना थोड़ा सा। 18 में बताओ 1 है, बाकी घर खाली है, तब बताओ इकलौता मालिक हो गया इस कक्षा का। अब ये हर घर घूमेगा, क्यों? मालिक है, ठीक ना, तुम लोग तो मालिक बनने से रहा, ये मालिक है। अब ये पूरा घूमेगा, फ्री है। अच्छा मन क्या तो क्वेश्चन आता है, पूछो ना क्या कि सर जी ये क्यों घूमेगा, आखिर ये सब काहे नहीं घूमेगा? याद रखना ये सब नहीं घूमेगा, क्यों? क्योंकि देखो इसके कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है ना, इसे 8, पहला कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, होता है 2 और है भी 2, मजबूत बंधन है। दूसरा कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, होता है 8 और है भी 8, मजबूत बंधन बना हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बंधन है, जो बल है, बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्तों, इसको घूमने ही नहीं देगा। घूमिया कब? अच्छा ये तुम बताओ, हमारा घर पहले से भरल है, तुम क्या आगे सर पर रहेगा? ये तुम ही सोच के बताओ, खाली रहेगा तो तुमको रखेंगे रे, तो खाली है ना, हमारा पहले से भरा हुआ है, तो तुम ही सोचो इसका पहले से 8 है, ये घूम के दूसरे घर में कैसे जाएगा? समझिएगा हमारी बात। इस पर अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसका तो पूरा खाली है घर है, इसमें होता है क्या वो इलेक्ट्रॉन 18, लेकिन है क्या वो होगा 1। अब 1 है तो इस पर लगने वाला बल बताओ, यह अकेला है, कौन बल इस पर? कोई नहीं लगाएगा। अब कोई बल नहीं लगाएगा, ये क्या करेगा? घूमेगा। ये अपने ही कक्षा में फ्री है, ये अब फ्री हो गया है, अब फ्री हो गया है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से पूरे कक्षा में घूमते रहेगा। काहे? क्योंकि इस पर लगने वाला जो बल है बहुत कम है। कौन सा बल है? याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं इसको। कौन सा? कोई पूछ दिया बल कर रहे हैं, अब कोई पूछा कौन बल, मोबाइल में पूछते रहा कौन सा बल, ध्यान देना कौन सा बल हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे हम लोग लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, गैस के लिए पढ़ते हैं वंडर वाल फोर्स, ठीक ना, उसी प्रकार ठोस के लिए होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरान्विक। देखो समझना, इस शब्द कुछ मत करना, अंतरान्विक आकर्षण बल और अंतर परमाण्विक आकर्षण बल। तो यहां जो बल लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरान्विक आकर्षण बल, है ना। तो देखो इसमें पूरा बल लग रहा है, लेकिन इसमें मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, बल कम लग रहा है, कम बल लग रहा है, इसलिए अपनी कक्षा में क्या कर रहा है हुआ? घूम रहा है, फ्री हो गया, इसलिए कहे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। देखो लिखते थे विचार, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहते हैं वो फ्री। अब देखो एक चीज तुम सीख गए, थोड़ा समय लिया, लेकिन ये चीज तुम्हारा क्लियर हो गया। एक विशेष नॉलेज आपको हमने दिए। यदि आपसे कोई पूछेगा कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन, यदि हम देखो यहाँ चलो ऊपर, यदि कोई आपसे पूछता है कि धात्विक चालक में कौन सा इलेक्ट्रॉन, देखो इतना ही मत याद करो, ऐसे याद करो, धात्विक चालक में कौन से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? आंसर मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉन। कहीं भी आप किताब में देखें या कोई टीचर बता रहा है कि धात्विक चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, सब जानता है, कैसे? ये तुम लोग जानता है। अब तुमको ये फिगर के द्वारा हम समझा दिए। यदि आपसे कोई पूछा फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कोई किस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपको ये इलेक्ट्रॉन समझा रहा है कि जिस पर बल बिल्कुल कम लग जाए वह इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, वह फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए बाबू, तो आप लोग फिर से एक बार आप जानिए, वहां तक तो आप सीख गए। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि क्या क्या आपके लिए जरूरी रहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन है। यदि आपसे कोई पूछे, आज हम लोग विद्युतधारा के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युतधारा में इलेक्ट्रॉन के बारे में जरूर जाने दोस्तों, क्योंकि धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन सबसे मस्त होता है। यदि आपसे कोई पूछ दिया बताओ इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हुआ? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा संबद्ध इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला चीज ये बात आपको याद करना है, सबसे कंपलसरी चीज है। यदि आपसे कोई पूछे, देखो सब कोई जानता है कि धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है,
लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कौन से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो आंसर मिलता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो कभी भी आपसे पूछे कि धात्विक चालक में क्या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आंसर मिलता है हाँ, कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा टॉपिक दोस्तों, विद्युतधारा का प्रवाह किन किन चीजों में होता है, ये आप जानिए कि विद्युतधारा का प्रवाह किन किन चीजों होता है। आज हम आप लोग को बताए कि विद्युतधारा का प्रवाह 3 चीजों में होता है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में होता है दोस्तों। लेकिन हाँ, ठोस में किस रूप में होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। द्रव में किस रूप में होता है, आयन के रूप में, चाहे धन आयन हो या ऋण आयन हो। और गैस में, तो गैस में इन दोनों का लागू होता है, ठीक है। तो सबसे मस्त चीज, यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युतधारा का प्रवाह किन किन रूपों में होता है तो आप कहिएगा तीनों रूपों में, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों रूपों में धारा का प्रवाह होता है। ठोस में किस रूप में होता है, हम आपको थोड़ा सिखा दिए हैं कि यदि आपसे कोई पूछे ठोस मतलब क्या बोलोगे, ठोस मतलब धात्विक चालक, है ना। ठोस मतलब पत्थर नहीं, ठोस मतलब लकड़ी नहीं, ठोस मतलब धात्विक चालक, है ना। फाइबर भी ठोसे होता है ना। तो ठोस से हम धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन किस रूप में प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में। द्रव में जानबे करते हो धनायन या ऋणायन के रूप में। और गैस में, इन दोनों के लिए जो लागू है वो गैस ही लागू है। अब दोस्तों एक सबसे मस्त चीज, यदि आपसे पूछे, यहाँ लिख भी दिया गया है कि धात्विक ठोस में फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, लेकिन हाँ सबसे मस्त चीज, यदि आपसे पूछे कि धात्विक चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये सबसे मस्त ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ये हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का लिख दिए। यदि आपसे कोई पूछे कि धात्विक ठोस में फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है तो आप कहिएगा लगभग। एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है। कोई पूछे क्यों अलग अलग है, अच्छा आप ही बताओ, क्या जितने प्रकार का धातु है जिसमें करंट का प्रवाह होता है, जितने प्रकार का धातु है जिसमें करंट का प्रवाह होता है, तो क्या सभी धातु की परमाणु संख्या एक है? नहीं, सभी धातु का परमाणु संख्या एक नहीं। क्या सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी? नहीं, सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होगी। सभी धातु में अलग अलग मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। ठीक उसी प्रकार एक लगभग आंकड़ा मिलता है कि जितने भी धात्विक ठोस होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है लगभग कितना होता है, 10 से पावर 29 होता है। ये लगभग आंकड़ा है, ये सिर्फ धातु के लिए लागू होता है दोस्तों, है ना। तो आज के क्लास में हम आप लोग को ये टॉपिक समझाए, है ना, जिसमें आपको हम एक लंबा लेक्चर दिए ताकि आप समझिए, सुनिए इस वीडियो को बड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, इसमें लिखना नहीं है, समझना है। समझोगे तो पूछोगे दोस्तों, ये सबसे कंपल्सरी चीज है कि आप इन सब चीजों के बारे में जानोगे तो 100% आपको और ज्यादा नॉलेज लेने की आवश्यकता होगी। इसीलिए आप कमेंट में नीचे कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं, जहां भी दिक्कत हो, क्योंकि ये चैप्टर में नहीं पूछोगे फिर कहीं नहीं पूछ पाओगे। इस चैप्टर का नाम है करंट, तो जितना भी दिमाग में आप क्वेश्चन आता है सभी तरीके से पूछिए आप लोग, ताकि हम उसका आंसर आप लोग को फिर से नेक्स्ट वीडियो जो हम आप लोग को बनाएंगे उसमें हम आप लोग को दे देंगे दोस्तों। तो आज हम आप लोग इतना बता चुके हैं, आप इसका अध्ययन कीजिएगा और फिर अगले वीडियो में हम आप लोग को नेक्स्ट बताएंगे।